जब उनका यहाँ सम्मान हो रहा था भारतीय भाषा परिषद में, और मैं अपनी रॉ में बाहर जा रहा था, तो किसी ने कहा आप विषय पर बोलिए। तो मेरा वो विषय पर बोलना टूट गया था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे उनके कैसे रिश्ते थे, इसी को मैं कह रहा हूँ। एक दिन मैंने खादी का एक हरे कलर का तेरी खादी का कुर्ता पहन रखा था, और मैं बीमार था। वो मुझे गणेश टाकिज के पास एक डॉक्टर है, वो अपने घर से आके टैक्सी लेके मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए जब मैं भाषा परिषद में। तो दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस तरह के कुर्ते क्यों पहनते हैं। उनको मेरा पहना हुआ जो कुर्ता था उसका रंग रूप पसंद नहीं था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अपने घर से आकर के वो मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए हैं, और ये भी देख रहे हैं कि मैंने क्या पहन रखा है। अब इस रिश्ते को आप भी समझिए कि इसको किस परिभाषा में बांधा जाए। आवाज तो आएगी, वो तो बताएंगे वो लोग, मैं तो आवाज उठा लूंगा। असल में मैं बीए में मेरा हिंदी था नहीं, उस समय विद्यासागर कॉलेज में हिंदी थी नहीं, तो मेरे विषय थे अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और अर्थशास्त्र। लेकिन मैंने इंटर में ही तय कर रखा था कि मुझे हिंदी में ही जीना है, मरना है। लेकिन नहीं था तो फिर नहीं था। वर्नाक्युलर हिंदी थी, उसमें संयोग से मुझे अच्छे नंबर आ गए थे, इसलिए मेरे सहपाठियों में केवल अंतिम एडमिशन का जो नंबर था 50वां कलकत्ता विश्वविद्यालय में मेरा, क्योंकि मेरा हिंदी नहीं था। और इस गाड़ी से मेरी मुलाकात उसके पहले हो चुकी थी। उसका कारण इन्होंने नहीं बताया। इनके फूफा जी थे, वो मेरे सहपाठी थे, वही मुझे ले गए थे हरीश्वर मिश्र। और उनसे मिलने के बाद फिर मुझे केवल एक शास्त्री जी को छोड़कर वहां मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता था विभाग में जिसको मैं अपना अध्यापक मान सकूं, और उसमें मैं सबको शामिल कर रहा हूं। इसी में आप समझ लीजिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात थी कि अध्यापक को कैसा होना चाहिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यापक को किसान की तरह होना चाहिए। जैसे किसान सबसे पहले खेत तैयार करता है, और कई बार की कोशिशों पे जब तैयार हो जाता है तो सबसे अच्छा बीज डालता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, फिर उसका उगना और पनपना पकना देखता है, और उसकी खुशी रोज रोज बढ़ती रहती है। अब ज्यादातर अध्यापक चरवाहे हैं, किसान नहीं। तो मैं जिन अध्यापकों की तलाश किया करता था उसमें से एक आध तो मैंने बताया, शास्त्री जी से तो बाद में मेरे रिश्ते रहे, लेकिन बाकी का व्याख्यान न मेरी समझ में आता था और न मेरा दिमाग समझने को तैयार। लेकिन मैं अपने पिता का इकलौता लड़का था, तो वो चाहते थे कि मैं शहर नहीं छोड़ूं। तो एक साल मैं वहाँ पढ़ता रहा, और एक साल तक बिहारी जी मेरे पिताजी को समझाते रहे कि आप इन्हें भेज दीजिए बाहर, और पिताजी तैयार नहीं। लेकिन अंततः बिहारी जी सफल हुए, और पिताजी ने उनकी बात मानी, और फिर मैं सागर गया।
और जब सागर गया तो उन्होंने मुझे 3 चिट्ठियां दी, 3 लोगों के लिए। वाजपेयी जी के लिए दी, और वाजपेयी जी से उनके रिश्ते ऐसे थे कि उन्होंने लिखा कि वो हमारे जो गुरु जी थे वाजपेयी जी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कक्षा में थे, उनके शिष्य थे। तो उनको लिखा कि विजय बहादुर सिंह मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं, और आप अपने किसी छात्र को निजी सहायक के रूप में रखते हैं, तो फला व्यक्ति अब जाने वाले हैं, अब उनकी जगह आप इनको रख लीजिए। एकदम आदेश देते हुए लिखा था। उससे उनके रिश्ते समझ लीजिए। बाद में वाजपेयी जी ने मुझे रखा भी, मैं रहा भी। उनके अंतिम दिनों में मैं जब यहाँ आते थे वो, तो मैं उनके निजी सहायक के रूप में आता भी था। उनके चिट्ठियाँ देखना, उनकी कॉपियाँ जांचना, उनकी थीसिस की डिक्टेशन लेना, उनके आर्टिकल्स की डिक्टेशन लेना, क्योंकि वाजपेयी जी ने 50 के बाद कभी अपने हाथ से लिखना चाहा नहीं, हमेशा डिक्टेशन देते थे, लिखते नहीं थे। तो उनको किसी न किसी छात्र की जरूरत रहती थी। लेकिन अंतिम दिनों में जब जब मैंने कुछ लिखा, तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि मैं जो कुछ आपको बताता हूँ, आप उसके ठीक उल्टा ही लिखते हैं। वही वो मुझे सर्टिफाई करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, सागर विश्वविद्यालय में मेरा एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, और मैंने मारी खुशी के, जब वाइस चांसलर थे उज्जैन में, मैंने ले जाकर उनको दिया, और दुर्भाग्य से प्रसाद जी की कामायनी पर था। उन्होंने पलटा और पलट के यूं फेंका, और उन्होंने कहा कि आपको जब देखता हूं तब वो पटांग बातें ही लिखते हैं। मैंने खैर वो उठा लिया, चुपचाप खड़ा हो गया, और मैं उसे उनका आशीर्वाद इसलिए मानता रहा कि अगर वो जो लिख चुके थे वही लिखता तो फिर मेरा क्या होता। अच्छा शिष्य वो नहीं होता जो गुरु की फोटोकॉपी करता है। परंपरा तब विकसित होती है जब गुरु ने जहां तक कह रखा है उससे अगल बगल या आगे की बात वो कहे, तब तो वो आपका शिष्य है, अन्यथा वह आपका अनुचर है, अनुगामी है, अंतभक्त है, और परंपरा को रोक रहा है। परंपरा हमेशा विकसित होती है संवाद से, क्योंकि मैं देख रहा था कि शुक्ल जी जो कुछ कर रहे थे, वाजपेयी जी वहीं बैठे बैठे उनकी सारी बातों का विरोध कर रहे थे। ये मैं उनसे कह नहीं सका कभी कि जो आप कर रहे थे वही तो मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मैं ये माने बैठा था कि मैं ठीक कर रहा हूं। अंतिम जो बात उन्होंने मरने से करीब 1-8 महीने पहले मैं जाके बैठा, जाड़े का समय था, और वो कुर्सी लेकर पोर्च में बैठे थे, धूप ले रहे थे, ऑफिस से लौटे थे, तो मैंने भी कुर्सी उठाई, वहां बैठ गया सामने। अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं ऐसी आलोचना लिखना चाहता हूं जैसे शुक्ल जी ने ब्रह्मदूत की भूमिका में लिखा। तो मैं दंग रह गया। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं, मैं सुनता रहा उनको। तो मैंने कहा कि आप तो शुक्ल जी की आलोचना की शैली के और उनके विचारों के निरंतर खिलाफ जाकर लिखते रहे। आज आप कह रहे हैं कि जैसा शुक्ल जी ने ब्रह्मदूत में लिखा है उसकी भूमिका में, मैं वैसी आलोचना लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आलोचना के लिए जरूरी है एक बहुत संतुलित विवेक सम्मत निर्णय, और दूसरी चीज जरूरी है कि आप वस्तु पक्ष के साथ साथ कला पक्ष का भी विश्लेषण और विवेचन कर सकते हैं कि नहीं।
फिर उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, आपने देखा नहीं, शुक्ल जी ने सूर्य के वस्त्र पक्ष के साथ साथ उनके कला पक्ष को भी बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा। वही पूर्ण आलोचना वही है। आजकल आपके नामवर सिंह है ना, इस तरह है, और आप खुद हैं, आप लोग लिखते लिखते ऐंठ जाते हैं। वो मैंने लिख भी दिया था। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह से, लेकिन उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, और ये मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं विजय बहादुर सिंह हो ही नहीं पाता अगर कलकत्ता रह गया होता तो। इसका ये मतलब नहीं है कि कलकत्ता में रहना कोई अपराध, लेकिन कभी कभी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके लिए खास प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। मेरे लिए शायद यहाँ की मिट्टी काम लायक नहीं थी, इसलिए मैं चला गया, लेकिन हूँ तो क्योंकि इसी आबोहवा में पला पलता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे जीवन में मेरे गुरु वाजपेयी जी के अलावा 2 और लोग रहे जिन्होंने मुझे रचा। इसलिए कोई पूछता है कि आपके कितने गुरु हैं, तो मैं कहता हूँ उनके बाद मेरे सबसे बड़े जीवन और साहित्य को समझने में जिन लोगों ने कोशिश में मेरी मदद की, उसमें सबसे बड़ा नाम नागार्जुन का है। नागार्जुन पर मेरी 4 किताबें हैं, प्रसाद जी पर तो 2 ही, नागार्जुन पर मेरी 4 किताबें, और जिसके कारण मैं आलोचक के रूप में माना गया वो नागार्जुन की किताब। ये तो अभी प्रसाद जी वाली किताब तो अब मैं जब रिटायर हो गया तब बनी। मेरी पहली किताब जो है नागार्जुन का रत्न संसार, ये 79 में आई थी, और उस किताब से लोगों ने माना, रामविलास जी ने, नामवर जी ने, यहाँ एक लड़का और खड़ा होगा, और जीवन को समझने में, व्यवहार को समझने में, समाज को समझने में, उसके साथ व्यवहार करने में, ये सब मुझे नागार्जुन ने सिखाया। और दूसरा नाम है भवानी सर। नागार्जुन मेरे यहाँ 27 साल तक रहे। उन 27 सालों पर मेरी एक किताब ही है, नागार्जुन संवाद, वाणी प्रकाशन से। भवानी साहब मिश्र और नागार्जुन दोनों पोल से पार्ट थे, एक गांधीवादी भयंकर, दूसरा भयंकर मार्क्सवादी, और दोनों का मुझ पर इतना विश्वास कि अगर दोनों एक दूसरे की शिकायत करना चाहते थे तो मेरे माध्यम से पहुंचाते थे। एक बार मेरे गुरु एक और थे, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि तुम्हारी संदिग्धता इसी बात में है कि तुमको 2 अलग अलग ध्रुवों के कवि अपना मानते हैं। तो मैंने कहा विश्वसनीयता उनकी खराब है कि मेरी? ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए, तो दोनों मुझे क्यों मानते। और मैंने दोनों पर काम किया है। मैंने रचनावली भवानी साहब जी मिश्र के जितना उनकी मृत्यु के बाद का सारा काम है वो मेरा है। दुष्यंत कुमार की मृत्यु के बाद सारा काम मेरा है। ये तो मेरे गुरु जी थे, इन पर तो मेरा काम था, तो इसलिए ये सब कुछ मैंने किया, इसलिए कि जिससे मेरा एरिया ज़्यादातर आप जान लें कि मैं किस एरिया में काम करता हूँ। कुछ उपन्यासों पर किया है, कुछ कवियों पर किया है, नाटक पर मैं काम नहीं कर सका, कहानियों पर मुश्किल से 2-3 कहानीकारों पर मैंने काम किया है, इतिहास पर काम बिल्कुल नहीं किया है, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा काम मैंने किया है। कुल मिला के मेरी 50 किताबें हैं, तो वो कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ अश्विनी ने, जो मेरे साथ भाषा परिषद में था, उसने मुझसे पूछा कि आपकी कितनी किताबें बचेंगी, तो मेरे मुंह लगा था, अभी भी लगा हुआ है। उसने मुझे कहा कि आपकी कितनी किताबें बचेंगी, ये 2010 में पूछा मुझे। तो मैंने गिन के बताया कि मैंने कहा मुश्किल से 4 किताबें मेरी बचेंगी। तो उसने कहा लिखा आपने, तब 50 नहीं थी, लिखा आपने 40 है और कुछ 4 बता रहे हैं।
तो मैंने कहा 40 में से 36 जो है वो समय समय पर लिख दिया मैंने, लेकिन उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हिंदी साहित्य आगे चला जाए। आगे जाने वाली किताबें वही हैं जो 4 बचेंगी, जिनको कोई हटा नहीं पाएगा। तो अपना मूल्यांकन भी मैं करता रहता हूँ। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा प्रमोद जी ने कहा तो है, मुझे बोलने में डर भी लग रहा है, लेकिन डर नहीं भी लग रहा, क्योंकि आजकल इन सब चीजों का ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है। भारतीयता क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सत्ता क्या है और आप खुद क्या है, ये हम तय करेंगे। और जब समाज के बाहर कुछ लोग ये सब तय करने लगे, जिनका धंधा केवल सत्ता पाना हो और जो केवल सत्ता को ही परम सत्य समझते हो, तब सोचना पड़ता है कि गांधी जिनके पास कभी कोई सत्ता नहीं थी और सबसे बड़ी सत्ता थी, तो हम गांधी को ठीक माने कि जो दिल्ली और कलकत्ता और भोपाल और लखनऊ की कुर्सियों पर बैठ गए हैं, उनके सत्य को और उनकी सत्ता को हम सत्य माने। हिंदुस्तान में ये बात आजकल बहुत आनंद के साथ कहीं सुनी जा रही है। हिंद स्वराज एक किताब है जिसे गांधी ने 1909 में लिखा था। उसमें एक पूछने वाले ने पूछा है कि आप तो एक और कहते हैं कि आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, किसी से आपको नफरत नहीं है, और आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़े चले जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंग्रेज अगर आपसे कहे कि भाई हम भी यहां रहना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी है? तो गांधी ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस शर्त मेरी एक है। ये हिंद स्वराज से मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा शर्त यह है कि उन्हें अपनी अंग्रेजियत छोड़नी पड़ेगी। अब आप समझिए गांधी क्या कह रहे हैं। आप अंग्रेज हैं कि आप पर्शियन हैं, आप सऊदी अरेबिया के हैं, इससे मतलब नहीं। हमारे मन में जो मनुष्य की अवधारणा है, उस अवधारणा के अनुरूप अगर आप रहना चाहें तो रहें। लेकिन उसी हिंद स्वराज में गांधी ने पहले कह रखा है कि सारी की सारी पश्चिमी सभ्यता राक्षसी है, शैतानी है। क्यों शैतानी है? क्योंकि वो दूसरों को गुलाम बनाकर, उनके श्रम का शोषण करके, उनकी कला और संस्कृति को नष्ट करके जिंदा रहना चाहती है, इसलिए शैतानी है और राक्षसी है। और वो चाहे हिंदुस्तान वाला आदमी करे, चाहे इंग्लैंड वाला करे, बात एक ही। तो अब उसी में से आप भारतीयता निकालिए कि भारतीयता क्या है। इससे तय नहीं होगा कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, या आप अंग्रेज हैं, या आप कुछ और हैं। इससे भारतीयता तय नहीं। दूसरी बात ये कि आप हमसे सहमत नहीं, इसलिए भी आप भारतीय नहीं। तो आप बताइए, वेदों से बुद्ध सहमत नहीं थे, जैन धर्म के प्रवर्तक एक भी वेदों से सहमत नहीं थे। ये दोनों भारतीय हैं कि नहीं? नहीं, वो तो थे। तो आप ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि यह देश किस तरह से सोचता है।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो माहौल आज बना हुआ है, उस माहौल में हमको अपने भारत को और अपनी भारतीयता को पहचानने के लिए कौन सी कोशिशें करनी चाहिए। मैंने जब जयशंकर प्रसाद पर काम शुरू किया तो मेरे मन में सवाल थे। अभी परसों में भारतीय भाषा परिषद में मैंने एक बात कही थी, ये जो पुराण है ये सारे के सारे शूद्रों के द्वारा रचे गए। मैं सोचता था कुछ लोग उसमें सवाल उठाएंगे, किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। कल जरूर एक जगह हम लोग बैठे थे तो सवाल उठा कि आपने शूद्र किसको कहा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो वैदिक ब्राह्मण थे उनके घरों की स्त्रियां भी वेद पाठ नहीं कर सकती थी। आपको मालूम है कि नहीं? ब्राह्मण घरों की स्त्रियां वेद पाठ नहीं कर सकती थी। हालांकि अब मैं समझता हूं वो नियम सही था। और नियम क्यों सही था? क्योंकि उच्चारण की जो शुद्धता की जरूरत थी वह मान लिया गया था कि बहुत कठिन है, इसलिए उसको उतना ही कठिन बना दिया गया था। क्योंकि सारा का सारा लिखा तो था नहीं, सब उच्चारण में था। उच्चारण से उसकी मीनिंग निकलनी थी, इसलिए कहा गया उतना कष्टप्रद काम जो है वो उनके लिए शायद संभव ना हो। जो भी हो, लेकिन मैं ऐसा अनुमान करता हूं। तो ये जो पुराण आए हैं ये सारे के सारे पुराण वैदिक इंद्र के विरुद्ध हैं। मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि उतना वक्त मेरे पास नहीं। और प्रसाद जी को जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद है वो वैदिक इंद्र है। इंद्र पर करीब उन्होंने 70 पृष्ठों का लेख लिखा है। प्रमोद जी आप देखिएगा, मैंने तो उसको 2 बार पढ़ लिया, अभी पूरा समझ नहीं पाया हूं। इंद्र पर इरावती उपन्यास जो लिख रहे थे और अधूरा ही रह गया 70-80 पेज का, उसमें भी इंद्र ही है। अपने यहाँ उस जमाने में, वैदिक जमाने में, एक इंद्र ध्वज करके भी एक प्रतीक था। अब इन सारे प्रतीकों को, इन विचार शक्तियों को बाद में चल के बुद्ध ने और महावीर ने अस्वीकार कर दिया। यज्ञ को अस्वीकार कर दिया, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं। अब आप तय कीजिए कि भारतीय है कि नहीं है। और अगर भारतीय नहीं है तो हमारी सत्ताएं, हमारी राजनीति, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारी सरकारें क्यों नहीं इनको बाहर कर देती? इसका मतलब भारतीयता क्या चीज है? जयशंकर प्रसाद ने जो काम किया है उसमें 2-3 कामों का जिक्र मैं करूंगा। कामायनी की चर्चा में बाद में करूंगा। खासतौर से बहुत ज्यादा कल्चरल डिस्कशंस जो उन्होंने किए हैं, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशंस की जो बात उन्होंने की है वो सारी की है उन्होंने अपने नाटकों में, जिसमें से 2 नाटकों का जिक्र मैं करूंगा। एक जो उनका नाटक है चंद्रगुप्त, जिसको कुछ लोग कहते हैं नाटक है, कुछ लोग कहते हैं गद्य में महाकाव्य है। और दूसरा है भृगुस्वामिनी, जो उनका अंतिम। चंद्रगुप्त में जन्मेजय का नाग यज्ञ में
विशाख में, यहाँ तक स्कंदगुप्त में भी अनेक संस्कृतियों का जिक्र है, अनेक प्रकार की जीवन शैलियों का जिक्र है। तो अभी ये कह रहे थे, चारवाक वाली बात कर रहे थे। आप जरा देखिए कि प्रसाद नाटक लिख रहे हैं, और नाटक लिखते समय बौद्ध धर्म के विघटन की जो स्थितियां हैं, जहां तंत्र वंत्र तांत्रिक वगैरह सब आ रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, वैदिक ब्राह्मणों का जिक्र भी कर रहे हैं, बौद्धों का जिक्र भी कर रहे हैं। और चंद्रगुप्त नाटक में बौद्ध और ब्राह्मण राक्षस और चाणक्य के रूप में आमने सामने हैं। और राक्षस अपनी संभावित प्रेमिका से, जिससे वो प्रणय करना चाहता है, सुवासिनी से, सुवासिनी उससे मांग कर रही है कि तुम हमारी मदद करो, और तुम ब्राह्मण तो हो तो क्लियर करो कि तुम्हारी मदद करोगे तुम। तो कहता है कि देखो, मन से मैं बौद्ध हूं, लेकिन यूं पैदाइश से तो मैं ब्राह्मण हूं। इस तरह की बातें करता है। मतलब बौद्धों में और ब्राह्मणों में उस समय खूब ठनी हुई है, और ये उसी समय से नहीं ठनी हुई। पहली शताब्दी में जो चंद्रगुप्त और अशोक के बाद एक ब्राह्मण आता है, अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जब बैठ के इनके यहाँ, पुष्यमित्र नाम का है, विदिशा का है ब्राह्मण, लेकिन वो मगध साम्राज्य का सेनापति है। उसका नाम है पुष्यमित्र सुंग, पहली शताब्दी में। और जो बृहद्रथ है, जो राजा है, अशोक का पोता है, वो शासक है। और वो परेड की सलामी लेते हुए ये पुष्यमित्र नाम का सेनापति उसकी गर्दन उड़ा देता है और खुद राजा बन बैठता है। वो बौद्ध है और ये ब्राह्मण है, लेकिन वो सेनापति है और ये राजा है। और ये सारे इतिहास की किताबों में है। और इतिहास की किताब तो छोड़ दीजिए, YouTube पर कभी आप जाइए, वहां एक सीरियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल है, और आप सब लोगों को कम से कम 6-7 रोज आराम से देखना चाहिए। उसका नाम है सुराज संहिता। वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया, और दुनिया जानती है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी के आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजिकल उनका झुकाव किधर है। वो जिन्होंने चाणक्य बनाए थे, वो पूरी तरह से इस वक्त इसी सत्ता के साथ है, जो नए सिरे से हिंदुत्व को, भारतीयता को परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा चतुराई की है, जो पुष्यमित्र के मुंह से ये कहलवाते हैं वहां कि मैंने तो ऐसा आदेश नहीं दिया था, सैनिकों ने अपने उत्साह में शायद ऐसा कर दिया, लेकिन ये नहीं कहते कि ऐसा हुआ नहीं। माने पुष्यमित्र को ये पता है कि बौद्धों के बिहार जलाए गए, और बौद्ध भिक्षुओं की गर्दनें लाखों की संख्या में काटी गई। अब आप तय कीजिए कि भारतीयता क्या है। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद बार बार ये कह रहे हैं कि विचारों के विरोध से भारतीयता तय नहीं, क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जो एक व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित धर्म नहीं है। आपके पास 4 वेद हैं, कई दर्शन हैं, पुराण है, और आप मजेदार बात देखिए कि बार बार आपके यहाँ एक धर्म आता है, फिर उसका विरोधी धर्म आ जाता है। एक बार ईश्वर वाला धर्म आता है, यज्ञ वाला धर्म आता है, और दूसरी बार दूसरा धर्म आ जाता है, यज्ञ का विरोध करता हुआ, ईश्वर का विरोध करता हुआ। अब आप तय कीजिए कि भारतीयता क्या है।
तो उस स्थिति में प्रसाद जी ने जो बात कही चंद्रगुप्त नाटक में, एक बात कही कि जब कोई विदेशी आएगा इस देश पर हमला करेगा, तब ये नहीं देखेगा कौन बौद्ध है कौन ब्राह्मण है, वो सबको मारेगा। इसलिए तुम अपने अपने विचारों में अलग अलग रह के भी, स्वतंत्र रह करके भी राष्ट्रीय चेतना के धरातल पर एक हो, वही तुम्हारी नियति। एक बात तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे, प्रसाद जी नहीं कह रहे तुम बौद्ध हो जाओ या ब्राह्मण हो जाओ। और ये बात प्रसाद अकेले कह रहे होते तो मैं नहीं मानता। इसी धरती पर जोड़ा सांकू में एक आदमी पैदा हुआ, उसने गीतांजलि में एक कविता लिखी। वो कविता मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़े उसके याद हैं। हे मोर चित्तो ही पुण्य तीर्थे जागुर धीरे, एक भारतेर महामानवेर सागर तीरे। हेथाय आर्य हेथाय अनार्य हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूणदल पठान मुगल एक देहे बोलो नहीं। ये रविन्द्रनाथ। इससे तय नहीं होगा कि आपकी जाति क्या है, इससे तय नहीं होगा कि आप कौन सी प्रार्थना पद्धति में विश्वास करते हैं, इससे भी तय नहीं होता कि आप कपड़ा क्या पहनते हैं और आप खाना क्या खाते हैं। इससे भारतीयता तय नहीं होती। और अगर इससे तय होती है तो सबसे ज्यादा भारतीय तो मैं हूँ यहाँ, आप सब लोगों के अलावा, जो कि मैं धोती पहने हूँ, मैं कुर्ता पहने हुए हूँ, और आप लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो तो अंग्रेजों के आने के बाद के कपड़े हैं। आपके बाप दादी ये कपड़े नहीं पहनते थे। तो ज्यादा अभारतीय कौन है? किसने अपने मालिकों के कपड़े गुलामों की तरह पहन रखे हैं? तो भारतीय ज्यादा कौन है? फिर ये तर्क मैं अगर करूं तो आप हंसेंगे कि ठीक है, अब हमने पहन लिया है। पहले यहाँ सिले हुए कपड़े ही नहीं पहनते थे। राम और कृष्ण ने कभी कुर्ता धोती पहना नहीं, तो मेरा कुर्ता भी मेरा नहीं है। ये तो कनिष्क काल में आया, फर्स्ट सेंचुरी में आया। पैजामे की तो कोई बात ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं ये शब्द हटा लो साहब, ये उर्दू का है, ये शब्द हटा लो, ये सब फारसी का है। तो शुद्धता की तलाश कर रहे हैं। तो जो लोग शुद्धता की तलाश कर रहे हैं वो भारतीय हैं कि नहीं है, ये आपकी चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए कि आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि आप भारतीय हैं अगर आपने शुद्धता की बात छेड़ी। गंगा में कितने नदियों का पानी मिलता है, कितने नालों का पानी मिलता है, लेकिन आप ये नहीं गिनते कि नाले कितने मिले हैं, नदियां कितनी मिली हैं। आप यही मान के चल रहे हैं कि गंगा है। तो जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, और फला शूद्र हैं, और ये दलित हैं, जो जातियों में देश को देख रहे हैं, धर्मों में देश देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो भारतीय है कि नहीं? भारतीय कौन है? और वह क्या सचमुच वही कह रहे हैं जो आपकी परंपरा कहती आ रही? और अगर नहीं कहती आ रही है तो उनका कहा सच है कि नहीं, इस पर कौन सोचेगा? और दूसरी बात, वो जिस प्रतिज्ञा को करके बैठे हैं उसे तो नहीं पूरी कर रहे हैं, जो प्रतिज्ञा नहीं करके बैठे हैं वो धंधा कर रहे हैं। तो वह अपना काम कर नहीं रहे हैं, हमें अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रसाद पर गया बार बार कि आखिर प्रसाद क्या कह रहे हैं, और प्रसाद के माध्यम से अगर हम देखना चाहें अपने समय की सत्ता को, तो क्या प्रसाद हमारी कोई मदद करते हैं? और प्रसाद अतीत की तरफ जाते क्यों? सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यह था, क्योंकि प्रेमचंद ने कह रखा था कि इनका धंधा ही है गड़े मुर्गे उखाड़ना।
हालांकि इसके लिए प्रेमचंद ने बाद में माफी मांगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेमचंद ने खुद लिखा है कि बाद में मुझे माफी मांगी मैंने, और मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन प्रेमचंद बहुत ग्रेट आदमी थे। मैं समझता हूं कि अगर लेखन में किसी गांधी को तलाशा जाए तो प्रेमचंद लेखकों में, क्योंकि जितना सच गांधी राजनीति में बोलते थे, अपने लेखन में प्रेमचंद उतना ही सच बोलते। तो उस स्थिति में आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद ने बाद में, आपको तो पता है कि मुझे लगता है शायद 29-30 तक प्रसाद और प्रेमचंद ने एक दूसरे को देखा नहीं, और 37 में प्रसाद मर रहे हैं, 36 में प्रेमचंद मर रहे हैं, और दोनों ने उसी बनारस में रहते हुए एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। एक सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनके जीजा जी थे, वो होम्योपैथ थे, और दोनों अपनी अपनी दवाइयां लेने वहां जाते थे। एक दिन बाई चांस एक तरफ से प्रेमचंद गए, एक तरफ से प्रसाद गए। हरेंद्र सिंह दोनों को पहचानते थे, जो दोनों उनके पेशेंट थे। तो उन्होंने पूछा कि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, प्रेमचंद से पूछा कि प्रसाद से कि आपने कभी प्रसाद को देखा कि नहीं? तो उन्होंने देखा तो नहीं है, लेकिन जानता तो हूं। तो दोनों को मिलवाया। उस दिन से दोनों एक ही पार्क में टहलते थे साथ साथ, और बहुत गहरी दोस्ती थी। प्रेमचंद की चिट्ठियां देखिए, एक बार प्रिय प्रसाद जी लिख रहे हैं, एक जगह प्रिय भाई साहब लिख रहे हैं। इस तरह के संबोधन उनके बदलते चले गए। और जो प्रेमचंद प्रसाद से कह रहे थे कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वो बंबई में पहुंचकर प्रसाद को चिट्ठी लिख रहे हैं कि देविका रानी चाहती हैं कि आप कोई सीता पर फिल्म लिख दें। और मजेदार बात है, प्रसाद इसको कोई जवाब नहीं देते। लेकिन जब प्रेमचंद मरते हैं और प्रेमचंद की लाश लेकर शिवरानी देवी बैठी हैं, तो जो आदमी वहां सबसे निर्णायक खड़ा है वो जयशंकर प्रसाद। इतनी गहरी दोस्ती थी। आइए दुबे जी। जाइए, हम तो भागवत बांच रहे हैं। फिर बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब मत उठिए, मैं डिस्टर्ब हो जाएगा। हमको थोड़ा पानी की तरफ प्रसाद का जाना था। वो कोई अतीत मुग्धता नहीं थी, किसी गुफा की तरफ नहीं जा रहे थे। दयानंद अगर वेदों की तरफ जा रहे थे तो किसी गुफा की तरफ नहीं जा रहे थे। वस्तुतः जाकर ये देखना चाहते थे कि भारत का जो अतीत है वो भारत के वर्तमान के जीने लायक कहीं से कुछ है कि नहीं, इसलिए वो अतीत में जा रहे हैं। वो उस तरह अतीत में नहीं जा रहे थे जैसे मैथिली शरण गुप्त जा रहे थे। इस पर मुक्तिबोध ने अपनी रचनावली के 5वें खंड में एक बड़ा अच्छा लेख लिखा कि जाते तो दोनों हैं अतीत में। जयद्रथ मत लिख रहे हैं तो अतीत में ही जा रहे हैं, साकेत लिख रहे हैं तो अतीत में जा रहे हैं। जिस साकेत को गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, गांधी जी ने एक ही वाक्य कहा साकेत पढ़ने के बाद कि 20वीं शताब्दी की स्त्री अगर इतना रोएगी तो आंदोलन कब से करेगी। ऐसी उर्मिला हमारे किस काम। गांधी जी तो कोई आलोचक नहीं थे ना, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज इतनी प्रखर थी कि उन्होंने बात कही।
और मैथिली शरण गुप्त के बारे में जब उनका अभिनंदन होने लगा तब भी गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी वो पढ़ने लायक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अतीत की तरफ जाना बुरा नहीं है, लेकिन अतीत की तरफ जाकर आप लौटा के ला क्या रहे हैं? आप वर्ण व्यवस्था लौटा रहे हैं, जातिवाद लौटा रहे हैं, अलगाववाद लौटा रहे हैं, ऊंच नीच लौटा रहे हैं, छोटा और बड़ा लौटा रहे हैं, धर्म के नाम पर पूजा पद्धतियां और पाखंड लौटा के ला रहे हैं। अगर ऐसा अतीत आप लौटा के लाएंगे तो जो वर्तमान का भारत होगा उसकी शक्ल के बारे में जरा सोचिए। आप कैसा बनेगा बताने की जरूरत नहीं। तो अतीत की तरफ अगर ऐसे जाया जाता है तो उससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। प्रसाद इसलिए अतीत की तरफ नहीं जा रहे। प्रसाद अपने शक्ति पुंज और शक्ति केंद्रों की तलाश में जा रहे हैं कि कहां कहां से हम अतीत को ला करके भारत के भीतर ऐसी चेतना पैदा कर दें कि हमारा गुलाम भारत अपने आजाद होने के रास्तों की तलाश कर सके, इसलिए जा रहे हैं। अभी ये कह रहे थे ना, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो न तुम डरो न तुम डरो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जो कह रहे हैं प्रसाद, ये अतीत से ही तो कह रहे हैं। अतीत से वो चाणक्य को खोज के ला रहे हैं कि हमारे देश का बुद्धिजीवी कैसा चाहिए। वहां कई लोग समझते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल है। क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? उस परिभाषा को मैं कहूंगा तो सारे ब्राह्मणों को परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि पुरखों ने कही है तो मुझे कहने में क्या आपत्ति है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। यहाँ तो अपने आप को ही पट्टा नहीं जानता तो ब्रह्म को क्या जानेगा। अपनी पहचान ही जहां मुश्किल हो, हर सब किसी न किसी के तलवे चाटने को तैयार हो, तब वो कैसे समझेगा कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के दिए हुए अन्न पर पलता है, वह स्वराज्य में विचरता है। आप जरा इन वाक्यों को पढ़िए, ये चंद्रगुप्त वाक्य है, चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य कहता है। हाँ, तो उस स्थिति में आप देखिए कि प्रसाद कैसे ब्राह्मण की तलाश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कैसे किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल की बात प्रसाद खोज रहे हैं। वो चाणक्य वैसा था कि नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन वह बुद्धिजीवी जो कहीं न कहीं सत्ता के आसपास थे या रहने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में भी जो प्रसाद ने लिखा है उसको किसी भी ऐसे सत्ता के पास रहने वाले बुद्धिजीवों को बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। चाणक्य जो जेल में बंद है और वरुण जी और राक्षस दोनों जाके समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम निकल आओ, हम तुमको जेल से निकाल लेते हैं, और हमने जो वार्तिक लिखा है उसकी टीका कर दो। तो जेल में बैठा हुआ चाणक्य खड़ा होकर कहता है कि ब्राह्मण होकर तुम मुझे कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो, माने तुम कुत्ते लोग हो और जेल में हो। यह चंद्रगुप्त नाटक। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, तो ठीक है, नहीं ठीक है। कबीर की भाषा ठीक नहीं थी, लेकिन कबीर तो ठीक थे ना। तो आप भाषा ठीक करेंगे कि आदमी ठीक करेंगे? क्या पहले जरूरी है?
ये प्रसाद है। तो भारतीयता को पहचानेंगे कैसे? भारतीयता आपके ग्रामर से पहचानी जाएगी, ग्रामर से नहीं पहचानी जाएगी, कपड़े से भी नहीं पहचानी जाएगी, रोज रोज कपड़े बदलने से भी नहीं पहचानी जाएगी। उसी चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने फिर लिखा है कि भारत मनुष्यता की जन्मभूमि, मनुष्य की नहीं है, मनुष्यता। ह्यूमैनिटी क्या है इसे आप समझना हो तो भारत को समझिए। तो कैसी ह्यूमैनिटी कि सिकंदर का दूत एनिसाक्रिटिस डांडाइन के पास आता है और डांडाइन से कहता है, जो ऋषि है, और जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों बैठे हुए हैं, कि जगत विजेता सिकंदर ने आपको आमंत्रित किया है, आप चलिए। तो डांडाइन कहते हैं कि मेरी तो मिलने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं क्यों जाऊं? तो धमकाता है, आप पैसे नहीं चलेंगे, अब सैनिक है बेचारा, जितनी अकल है उतना ही करेगा, तो मैं आपको बलात् ले जाऊंगा। तो डांडाइन के मुंह से जो जयशंकर प्रसाद वहां लिख रहे हैं कि समस्त चैतन्य और आलोक परमात्मा की दी हुई विभूति है, और जो इसे दे नहीं सकता उसे छीनने का दम्भ नहीं है तो और क्या। और तुम चाहो भी मुझे ले जाना तो बलात् मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी आत्मा पर तो तुम्हारा बस नहीं। भारत वहां आत्मा में है, शरीर में नहीं। अब लोग भारत को शरीर में ढूंढ रहे हैं, नक्शे में ढूंढ रहे हैं, गंगा में और यमुना में ढूंढ रहे हैं। वो हमें अध्यापक लोग पढ़ाते हैं ना राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता हम सब लोग पढ़ाते हैं, अध्यापक लोग हमारे मित्र बैठे हैं। राष्ट्रीयता में राष्ट्रीय कविता कौन है? तो कहले मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि है। दूसरे कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। तीसरे कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, दिनकर है, ये लोग हैं ना। तो अगर ये राष्ट्रीय है तो रामायण महाभारत क्या है? भारत को पहचानना होगा तो रामायण महाभारत से पहचानेंगे कि इनसे पहचानेंगे? मैं सवाल आपके सामने छोड़ देता हूं। राष्ट्रीयता क्या चीज है? इज इट एनी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट? रादर इट इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में कुछ कविताएं लिख दी गई तो वो राष्ट्रीय आंदोलन की कविताएं हैं, राष्ट्रीय कविताएं नहीं। आधुनिक काल में जो कुछ राष्ट्रीयता के नाम पर अगर कोई एक ही किताब ढूंढनी है और उसमें भारत को पहचानना है तो कामायनी के अलावा कोई किताब नहीं। तो आप किस राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं? कामायनी में ही तो कहा जा रहा है कि कर्म ये काम मंगल से मंड श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। सीधे सीधे ऋग्वेद के एक मंत्र का ट्रांसलेशन करके वहां रख दिया गया। कामायनी में ही श्रद्धा सर्ग में वैराग्य का विरोध किया गया है। कामायनी में ही श्रद्धा सर्ग में कर्म का संदेश दिया गया है। और श्रद्धा है कौन? काम की पुत्री है। तो ये जो बातें हैं, और जिस भारत को रोज रोज कहा जा रहा है, अभी आपने अब रोज तो कह रहे हैं बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम किया जा रहा है, और हमारे नाम से उनके जय श्री राम का क्या रिश्ता अभी तक किसी ने सोचा ही?
हमारे राम क्या आतंकवादी है? हमारे हनुमान क्या आतंकवादी है? बना दिया गया। वो दूसरों को केवल आतंकित करने, त्रस्त करने और बुलडोजर चलाने के लिए है, या जहां जहां अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरोध में खड़े हैं। तो ये कैसे, मतलब आपको क्या राइट मिल गया है कि भारत को आप परिभाषित करें? आपको तो न वेदों का पता है, न शास्त्रों का पता है, न उपनिषदों का पता है, और ठेका लेके घूम रहे हैं आप। तो उस स्थिति में भारतीयता को कैसे समझा जाएगा? रामायणी में जो श्रद्धा और मनु की बहसें हैं उसको आप देखिए, वो क्या कहती है? तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसार। तपस्या जो है वो सबसे बड़ा सत्य नहीं है, वो बौद्ध धर्म पर हमला है। वैराग्य से बात नहीं बनेगी। चंद्रगुप्त में भी ये बात उठाई गई है। चाणक्य से पूछा गया है कि आप बौद्धों के खिलाफ इतने क्यों? तो चाणक्य कह रहा है कि हम बौद्धों के खिलाफ नहीं हैं, हम वैराग्य के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन लोक जीवन में वैराग्य और तप, इससे लोक जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको एक राष्ट्र बनाना है तो आपको उस वैदिक धर्म को, उस ब्राह्मण धर्म की स्थापना करनी होगी जिससे लोग आत्मरक्षा के योग्य बने। तमाम बाबा खड़े कर दिए जाएंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। प्रसाद जी क्या कहें? तो प्रसाद जी और अभी जो कुछ कहा जा रहा है, दोनों में कोई तुलना है, संबंध है क्या? या तो प्रसाद को छोड़ दीजिए, या तो अभी जो कुछ है मारिए गोली को, प्रसाद को, ऋग्वेद को और चाणक्य को। आपसे कहा जाएगा तो आप छोड़ देंगे क्या? क्योंकि आपकी भारतीयता की पहचान वह है जिन्होंने हजारों साल के इम्तिहान दे करके फिर भी आपकी प्रामाणिकता के हिस्से में अभी भी खड़े हैं। तो जो हजारों साल की अनुभव की परंपरा हमारी है, हम उस आधार पर अपने देश को, भारतीयता को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? पूरी की पूरी रामायणी की शुरुआत होती है लिखने की 1927 और 1935 में जाकर पूरी होती है। करीब 8 साल तक रामायणी लिखी जा रही है और 35 के बाद वो प्रेस में जाती है और 37 में वो प्रकाशित होती है। और प्रसाद धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो रामायणी का की प्रकाशित प्रति देख पाए थे। 36 में गोदान है, कफन है। ये 35 और 36 का जो पीरियड है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में। मैंने हिंदी को 2 महानतम कृतियां मिल गई, रामायणी और गोदान और कफन कहानी, और एक ही शहर में है और दोनों दोस्त हैं। और 2 तरह से भारत को, अगर आपको भारत के राष्ट्र को पहचानना हो तो 2 ही दरवाजे भी हैं। क्योंकि किसान को निकाल कर भारत की कल्पना आप कर नहीं सकते, भूखों मर जाएंगे आप। मैं कई बार भोपाल में अपने छात्रों से पूछता रहा हूँ, ये जो तुम शक्कर खाते हो, ये जो बिस्कुट खाते हो, ब्रेड खाते हो, ये कहाँ से आते? तो चूंकि बड़े घरों के बच्चे थे, इनोसेंटली उन्होंने कहा न्यू मार्केट से लाते हैं। हमने कहा न्यू मार्केट में कहाँ से आता है? ये बेचारे नहीं जानते थे। हमारी कुछ पीढ़ियां अभी तक उनको पता ही नहीं है कि वो जिसको हम गंवार समझते हैं, जो ठीक से कपड़े नहीं पहन पाता खेत में बार बार जाने से,
जिसके कपड़े हमारे आपकी तरह बहुत चमकीले नहीं हैं, स्नो वाइट नहीं है, उसी के दम पर हमारे चेहरों पर रौनक है। और हम मानते हैं कि सभ्य हम हैं, वो तो असभ्य है, क्योंकि अच्छा गेहूं वो पैदा करता है और फाइलों पर जम के हम बैठ जाते हैं कि जब तक वो कुछ देगा नहीं तब तक हम उसकी फाइल क्लियर नहीं करेंगे। तो अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय हम कर रहे हैं कि वो कर रहा है? जिस दिन वो हमारी तरह समझदार हो गया, अपन भूखे मर जाएंगे। बेसिक प्रोडक्शन किसका है? बेसिक प्रोडक्शन वाले को आप समझ रहे हैं गंवार। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता लिखी कि मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूं। आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं ऊपर। आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप सोचते हैं कि सीखता ये भी ढंग हमारे। ये है एक प्रकार की भारतीयता जो शर्मनाक है और अन्यायपूर्ण है, कलंकपूर्ण है और राक्षसी। इसलिए मैं कभी कभी अनेक बार कई जगहों पर कहता रहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था, लेकिन लोग अपनी चेतना में आजाद थे। 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था, लेकिन वहां रहने वाले हमारे पुरखे आजाद थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद देश तो टेक्निकली आजाद हो गया, लेकिन लोग एक्चुअली गुलाम हो गए। जब अन्याय होता है तो चुप रहते हैं। तो हम बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं कि शिखर पुरुष और चेतना पुरुष वो हमारे पुरखे थे, जिन्होंने कहा हमें गुलामी मंजूर नहीं, जिन्होंने कहा हमें अन्याय मंजूर नहीं, जिन्होंने कहा कि हमें ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है जो हमारा दोहन और शोषण करे। हम ऐसा शासक पसंद नहीं करते जो अपने को श्रेष्ठ और हमें अश्रेष्ठ माने। तो इसलिए मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ कि भारतीयता क्या है। अपने ढंग से मैंने ये कहने की कोशिश की, जिसे कामायनी में प्रसाद कह रहे हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को सीमित कर लो, विस्तृत कर, सबको सुखी विस्तृत कर लो, अपने सुख को विस्तृत कर, अपने सुख को सीमित कर लो, विस्तृत कर लो, बढ़ा लो, क्या कह रहे हो? सुखी बनाओ। क्या कह रहे हो? अपने सुख को विस्तृत कर लो। गलत पाठ है, आप ठीक कर लीजिए। पाठ को आप दोनों। अच्छा, अगर वो अपने सुख को विकसित करेगा तो फिर उसका सुख बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। आप याद कीजिए, दूसरों को उसमें शामिल करें, सुख में तो विस्तृत हो जाएगा। जो मूल पाठ है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको जो पढ़ना पड़ेगा। मैं भूलूंगा तो आपसे मदद ले लूंगा, मुझे ठीक याद है। अपने को औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को सीमित कर लो, सबको सुखी बनाओ। और ये प्रसाद ही नहीं कह रहे हैं, ये तो जैन दर्शन भी कह रहा है। जैन दर्शन का अपरिग्रह का सिद्धांत है क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय कबीर, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। ठीक है ना? तो मेरा ये कहना है कि भारतीयता यहाँ है। इसी शहर में विवेकानंद ने कहा कि पड़ोसी अगर भूखा हो और आप यज्ञ कर रहे हो तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। विवेकानंद का कहा हुआ। तो भारतीयता को हम कैसे पहचानें? तो इसलिए फिलहाल मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। जितना मुझे भारतीयता और प्रसाद के बहाने कहना था, उसमें से आधा मैंने कहा। आप आधा और सुनना चाहेंगे तो मैं और बोल दूंगा। बोलिए सर। लेकिन आप सवाल करना चाहेंगे? सवाल आप तो लेट रहे हैं महाराज। आधा आप प्रश्न तो कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, क्योंकि
5:15 है। हाँ स्पष्ट होता करिए। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे बहुत देर से बोल रहे हैं, स्पष्ट होता करिए। सर सुनने के लिए बैठ रहे हैं, आप देर से आए ना, तो लोग सुन लेते हैं। मुझे जरा पानी पिला दीजिए। हाँ, बोलिए, आप पानी अब स्पष्ट होता करिए। हमारा देश 47 में आजाद हो गया, लेकिन अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा देश आज भी आजाद है, जो कि आज भी हम लोग अपना भारत से टैक्स जो है एलिजाबेथ को विदेशों में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? टैक्स लेते हैं कर के रूप में एलिजाबेथ लेती है और उनके अंडर से यहाँ पर सब काम होता है, उनके ऑर्डर से। क्या ये सच है? वो ये कह रही हैं कि उनका मैं नहीं भेजती हूँ, मतलब ऐसा सुन रहे हैं कि अभी भी एलिजाबेथ यहाँ से टैक्स लेती हैं और उनके इशारे पर शासन यहाँ चल रहा है। ये मतलब वो जो ऑर्डर देती है और वही वो होता कितना है। सच है ये जो ये मेरा सच है मेरा क्या? कहना ये है, आप मुझे पॉलिटिक्स में क्यों घसीटना चाहती हैं? ये तो मोदी से पूछिए आप, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नहीं, कहीं ये रिटन रूप में भी है, तब तो ये बात आज तक आ रही है सामने। पहली बात ये है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वोट देती हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ हाँ, उससे। देती हूँ। तो वोट देने से पहले आपने अपने प्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? पूछी हूँ, क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि पटेल जी जो लिख के चले गए हैं उस पर आज तक हमारे प्रधानमंत्री लोग चलते जा तो रहे पटेल हैं। जी तो 370 की करके चले गए थे, हाँ, तो आपने नहीं पूछा कि तुमने ये क्यों किया? उसके बाद इलेक्शन कहा आया, मोदी जी खाने के बाद मेरे वैसे घर कोई नहीं 370 आया। पटेल जी नहीं किया। वो मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी इच्छा उनको बताया भी ना हुआ, नहीं वो वो बताया नहीं गया। देखिए ऐसा है, अब वो अलग बहस है। हाँ, ठीक है, लेकिन उनका नाम मत लीजिए। प्रमोद भाई, अब आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, अभी किताब आई है, पीयूष बघेल की किताब है नेहरू पर, और वो करीब 12,000 प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं। आप उसमें देख लीजिए, सारे रिकॉर्ड वहाँ रखे हैं। लेकिन पॉलिटिकल सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं जो प्रसाद, कल्चर, फिलॉसफी, दर्शन पर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। आइए। वो फिर बड़ी बहस हाँ। क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबके अपने अपने। जो विषय उससे बात। एक क्वेश्चन और था कि आपने कहा कि सूत्र की परिभाषा, हाँ? सूत्र की परिभाषा, सूत्र की परिभाषा, वो मैं जानना चाहूँ। वो आपने कहा ना पुराण सूत्र की परिभाषा। अच्छा अच्छा, सूत्र की पाँच सूत्र से ये क्या तो मतलब? संबंधित है, ये पॉलिटिक्स नहीं। हाँ बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, ऐसा है, बैठिए। ये जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ये सिर्फ आर्यों के बीच में बनी थी। पहली बात, आर्यंस ने आपस में वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और उस आपस में व्यवस्था बनाते समय उन्होंने ये तय किया था कि ये 2 वे एंट्री रहेगी, उसमें जो चाहे वह अपना वैसा वर्ण स्वीकार करे। मतलब अगर ब्राह्मण का लड़का छात्र धर्म अपनाना चाहे तो अपना ले, और क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण कर्म करना चाहे तो ब्राह्मण, क्योंकि सब आर्यन से। हाँ ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि बाद में वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में वशिष्ठ का ये कहना था कि तुम तो क्षत्रिय माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, तो तुम कैसे ब्रह्मर्षि होने की साधना कर सकते हो? झगड़ा वहीं से खड़ा हुआ। अब इसमें देखिए प्रोग्रेसिव एटीट्यूड कौन है और ओरिजिनल मीनिंग क्या थी। वशिष्ठ गड़बड़ कर रहे थे, और इसीलिए पूरी राम कथा में जिसको आप अपना नायक मान रहे हैं वो वशिष्ठ का चेला नहीं, वो विश्वामित्र का चेला है। माने राम जो है, उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो विश्वामित्र के यहाँ है, दीक्षा विश्वामित्र के यहाँ है। उसी विश्वामित्र के शिष्य को आप अपना नायक मान रहे हैं, वशिष्ठ के शिष्य को भरत को नायक नहीं मान रहे। ठीक है ना। इस पर एक पूरा उपन्यास ही लिखा गया हिंदी में भगवान सिंह के द्वारा, जो यहीं पहले यहीं रहते थे, अपने अपने राम। आप पढ़िए तो उसमें सब क्लियर।
तो मेरा आपसे कहना है कि उस वक्त जो दूसरी जातियां थीं, उन जातियों के साथ जब आर्यों का समागम शुरू हुआ, या किसी ने अपने जो वैदिक धर्म और परंपरा और कर्मकांड था उससे अलग हुआ, तो फिर उसको आर्य नहीं माना गया। इसलिए किसी को आर्य कहना बहुत बड़ी बात थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने गुस्से में दुष्यंत को सीधे सीधे कह दिया कि तुम अनार्य हो। हमारे यहाँ गांव में एक गाली चलती है कि तुम अपने बाप के नहीं हो। अब इससे बड़ी गाली कोई दी नहीं जा सकती। तो जब भी क्रॉस हुआ, शादी विवाह में बच्चा पैदा हुआ, वो शूद्र में गया। आप समझ गए? इसलिए मैंने कहा कि वेदव्यास शूद्र थे, विदुर की माँ दासी थी, इसलिए शूद्र थे। इसलिए विदुर सबसे योग्य व्यक्ति थे तीनों में, लेकिन उनको राजगद्दी नहीं दी गई, इसलिए वो शूद्र थे। अगर क्षत्रिय होते तो फिर वो मिल जाती उनको गद्दी। मंत्री रहे, और आप महाभारत पढ़िए, धृतराष्ट्र बार बार उनका अपमान करते हैं, बार बार वो गुस्से में चले जाते हैं, और फिर धृतराष्ट्र उनको बुलाते हैं। ये सब महाभारत में है। तो शूद्र का मतलब ये है कि जो शुद्ध रक्त जहाँ गड़बड़ाया, क्योंकि वेदव्यास की माँ तो निषाद कन्या थी ना, तो वो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ था वो कैसे उनको मंजूर करता। और बाद में चल करके कर्ण को तो ये भुगतना ही पड़ा बेचारे को, दुर्भाग्यवश। जबकि वो शूद्र नहीं था, लेकिन शूद्र माना जाता था। उसके सगे भाई उसको शूद्र मानते थे कि उनको मालूम नहीं था। भीष्म पितामह को मालूम था, और कृष्ण को मालूम था, और किसी को नहीं मालूम था। तो मेरा कहना ये है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक वेणी संहार नाटक है, उसमें एक श्लोक है जहाँ वो कर्ण कहता, वो मुझे बहुत प्रिय है। पुरुष ये जोड़ता हूँ कि जब शस्त्र प्रतियोगिता हुई तो कर्ण जीत गया था, ये पांडव और कौरव नहीं जीते। और वो जीत किस लिए गया कि भीष्म पितामह ने बहुत न्यायपूर्ण ढंग से कह दिया कि नहीं, इसी के तीर से निशाना सदा है। ये जो पांचों भाई पांडव थे, गुस्से में कि हम क्षत्रिय हैं, हम नहीं जीत पाए, और शूद्र जीत गया। तो जब वो निकलने लगा जयमाल पहन के, कि पांचों भाई जो उसके सगे भाई थे, वो क्या कह रहे हैं, सूत पुत्र सूत पुत्र सूत, मैंने उसको टीच कर रहा। तो जो वेणी संहार नाटक है, उसके नाटककार ने उसके मुंह से करवाया जाके बाद में, महाभारत के बाद में श्लोक है, और बहुत मार्मिक भी है, बहुत गुस्से में भी है। वो कह रहा है, सूतो वा सूत पुत्रो वा वो वा यो वा भवाम में हम। मैं सूत हूँ, कौन हूँ, जो भी हूँ, लेकिन हूँ। जरा आप इस पर ध्यान दीजिए कविता में। मैं सूत हूँ, कौन हूँ, जो भी हूँ, लेकिन हूँ। इसका मतलब तुम लोग नहीं हो, होकर भी, मैं नहीं होकर भी हूँ। सूतो वा सूत पुत्रो वा को वा, कौन हूँ, नहीं हूँ, को वा यो वा, जो भी हूँ, भवान में हम, मैं हूँ। दैवायत्तम कुले जन्म, कौन कहाँ पैदा होगा ये उस बच्चे के वश में नहीं है, लेकिन बच्चे के वश में एक बात है, ममायत्तम ही पौरुषम, पौरुष तो मेरे वश में है, वो तुम लोगों के वश में नहीं। ये जाके, और वो भी भारत का लेखक कह रहा है। तो भारतीयता वहाँ तलाशिए कि हम किसी को पौरुष से पहचानेंगे। कबीरदास तो उसी जमाने में थे जिसमें बड़े बड़े पंडित काशी में थे। आज मैं आप लोगों से पूछूं कि एक पंडित का नाम लीजिए, यहाँ कोई हो तो बताए। जिस समय कबीरदास थे उस समय काशी पांडित्य से भरी हुई थी। एक पंडित का नाम बताइए। पौरुष किसका बचा हुआ है और किसको आपने पुरुष माना? तो जो जुलाहा था, कपड़ा बुनता था, वही आपको याद है, बाकी किसी की याद नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए वो नाटककार सही कह रहा है कि नहीं। आप पौरुष से पहचाने जाएंगे, कपड़े से, जाति से, मकान से, दुकान से नहीं पहचानेंगे। वाल्मीकि, अरे वो तो हजारों। वाल्मीकि को देखिए, दस्यु दलु किसने
अब पता नहीं हमारा तो शास्त्र ही वहीं से आया है। और अभी मॉडर्न में अम्बेडकर को देखिए, हमारा संविधान वहीं से आया, लेकिन अभी भी हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। तो मैं क्या करूं? अपन लोग सत्ता में है नहीं, अपन लोग बस रहे हैं दोनों में क्या क्या कुछ ना होंगे खुदा करे कोई और कोई बात हो तो बताइए।